हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम इस वीडियो में इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, यानी कि आपका अध्याय नंबर 10 इस वीडियो में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा पढ़ लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से। और चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी कि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि रात में अगर अंधेरा हो जाता है तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि उस टाइम प्रकाश नहीं होता है। जब हम प्रकाश डाल देते हैं किसी वस्तु पर तब हमें वस्तु दिखाई देने लगती है, तो इसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश सरल रेखा का मतलब हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी बंदूक है, ठीक है, अगर हम बंदूक से गोली को चलाएंगे, ठीक है, एकदम से सीधी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ पर ये बंदूक रखी हुई है और यहाँ पर हमें गोली चलाना है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बंदूक गोली इधर से घूमकर जाए? नहीं जा सकती। वो किधर से जाएगी? वो सीधी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी ना। तो प्रकाश भी एकदम सीधा जाता है, यानी कि इसी को कहते हैं सरल रेखा में, यानी कि एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तरंग छाया बनाता है। तो अपारदर्शी वस्तुओं की तरंग छाया कैसे बनाता है? तो देख लीजिए, ये एक अपारदर्शी वस्तु है, इसकी उस तरफ नहीं देख सकते हम, और अब आप देख लीजिए इसकी छाया बनाएगा। ये देखो, हमने कुछ इस प्रकार से, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, अब देखिए उधर से एक छाया बन रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं उधर एक छाया बन रही है। तो ये क्या है? अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात, ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर वायु यानी वायुमंडल ना हो, वो उसे कहते हैं निर्वात। जैसे कि चंद्रमा पर आप कह सकते हो, तो वहां पर प्रकाश की जो चाल है, चाल का मतलब होता है गति, तो वो वहां पर जो है सर्वाधिक होगी। कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, ठीक है। चलिए, चमकीले पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित इसका मतलब हम आगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विस्तार से वर्णन करने वाले। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी माध्यम सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से वह आपतित हुआ था, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, देखिए क्या होता है, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक दर्पण को ले लिया है, ठीक है, और एक टॉर्च को ले लिया है। अब देखिए, हमने दर्पण को कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। ये एक समतल दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। इसके ऊपर एक माध्यम है और नीचे एक माध्यम है, यानी कि दोनों माध्यम अलग अलग हैं। अब हम इस पे एक टॉर्च डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इस पे डाल दिया है, इस पे डाल रहा हूँ, देखिए थोड़ा दूर से देखिए, इस पे डाल रहा हूँ मैं, बल्कि वहां पर लग रही है जाकर। कहाँ? देखिए ये लग रही है, ठीक है ना, उस पे लग रहा है जाकर। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात करते हैं परावर्तन के नियम की, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब, ये हमारा कोई दर्पण है जो कि क्षैतिज रखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये दर्पण कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पर हमने कुछ इस प्रकार से एक करड़ डाली है, ठीक है। ये करड़ आ रही है और यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, परावर्तित होकर के निकल जाएगी। बीच में हमने कोई आभासी अविलंब मान लिया है, ठीक है। जो अविलंब से आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है वह, और अविलंब से परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है, वो दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। कहने का मतलब I और R एक दूसरे के समान होंगे। तो पहला नियम इसका ये कहता है। अगला देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं।
तीनों जो थे एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों क्या है, एक बिंदु पर होते हैं। ठीक है, एक ये नियम है इसमें। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले आता है आपतित किरण। ठीक है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण क्या होती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। यानी कि समतल पृष्ठ जो ये रहा, इस पे आकर जो टकराती है वो क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। कहने का मतलब समतल पृष्ठ से टकराकर, तो ये आई, टकराई और फिर चली गई। ठीक है, तो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। आगे देख लीजिए आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। यानी कि आपतित किरण जो आपतित किरण है, तो जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, ठीक है ना, जिस भी बिंदु पर टकराएगी वो उसका आपतन बिंदु कहलाता है। अगला आता है अविलंब। तो आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। यानी कि ये क्या है, आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लंबवत खींची गई है इसके, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अविलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण आई होता है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। अगला है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण तथा अविलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है आर, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और इन्हें अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, जिसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिशयुक्त चिकने पृष्ठ से होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन एक समतल और चिकने पृष्ठ से होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कोई परावर्तक तल है, चिकना पृष्ठ, ठीक है, इस पर कोई आपतित किरण आएगी तो उधर से निकल जाएगी परावर्तित होकर। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं नियमित परावर्तन, जिसमें उसका परावर्तक पृष्ठ चिकना होता है। ठीक है, अनियमित परावर्तन की, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब जो उसका परावर्तक तल होता है वह समतल न होकर खुरदुरा होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर हो कभी नीचे कभी ऊपर, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार जो परावर्तन होता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये कोई आपतित किरणें आ रही हैं, ये किरण आई तो ये इधर के लिए चली गई, दूसरी आई वो ऊपर चली गई, तीसरी आई वो नीचे के लिए चली गई। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है उसे ही हम जो है अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, दर्पण को समझ लेते हैं। तो दर्पण यानी कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यानी कि किसी भी चिकने पृष्ठ को अगर एक तरफ से लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा करके उसे जो है उसका जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो इस प्रकार बने आकृति को हम जो है दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप दर्पण को देख सकते हैं, देखिए ये दर्पण है, देखिए आगे से क्या है, ये एकदम से परावर्तक है, अगर इस पर कोई लाइट मारेंगे तो ये उसका परावर्तन कर देगी। तो इसके पीछे जो लेप चढ़ा होगा उसे हम कहेंगे लाल ऑक्साइड, तो इसे ही दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्पण तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं।
कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये था आपका समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पणों की अगर हम बात करें तो वे थोड़ा सा गोल होते हैं या फिर उनकी आकृति जो है थोड़ी गोल टाइप में होती है। हम देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होते हैं। तो वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कि परावर्तक तल का मतलब है जहां से परावर्तन होता है। तो जिसका परावर्तक तल जो ये वाला तल है ये समतल होता है, वो आपका समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लगा रखा है, पीछे के लिए कले किया हुआ भाग है और इधर के लिए परावर्तक तल है या फिर परावर्तक पृष्ठ कह सकते हो। तो इधर से कोई किरण आ रही है और इधर से जा रही है, क्यों? क्योंकि यहां से इसका परावर्तन हो रहा है, ठीक है, ये अवलंब है बीच में। तो इस प्रकार का जो होता है आपका दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अब हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था समतल दर्पण जो होता है एकदम समतल होता है, यानी कि प्लेन होता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये थोड़ा धसा हुआ होता है या फिर थोड़ा गोल टाइप का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, तो इस प्रकार का होता है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है और पीछे होता है पॉलिश किया हुआ भाग, ठीक है। ये जो होता है आपका यानी कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और इनमें आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित या धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसका जो परावर्तक तल है, यानी कि परावर्तक तल कहो या परावर्तक पृष्ठ कहो, एक ही बात होता है। तो अगर देखा जाए परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर धसा हुआ है, तो इसके पीछे देखिए पॉलिश किया हुआ भाग है। तो यहां पर इस प्रकार का दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। आगे देख लीजिए, बिल्कुल इसके विपरीत है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ, ये सी बना हुआ है, ठीक है, या उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि इसमें था धसा हुआ अंदर की तरफ, मगर इसमें जो है बाहर की ओर वक्रित, यानी जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसके लिए कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, यानी कि उसके जो महत्वपूर्ण अंग है उन सब अंगों की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, यहां से लेकर यहां तक। अब जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का भाग होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए जब गोल बना हुआ है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक गोला बन रहा होगा, ठीक है। तो हमने कुछ आगे के लिए इस प्रकार से बढ़ा लिया है, ठीक है। तो यहां तक ये आपको गोलीय दर्पण हो गया है। अब यहां पर देखिए इसके कुछ प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि एक हमने डॉटेड लाइन इस प्रकार आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है, और यहां पर जो ये इसका जो केंद्र होता है, जो परावर्तक तल का जो केंद्र है उसे हम ध्रुव कहते हैं, और जो गोले की त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर जो इसका केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषा के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम आपको बता चुके हैं पहले से कि जो इस गोले का केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस
गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो गोले की त्रिज्या होती है, वही दर्पण की यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, और ध्रुव यानी कि P से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर देखिए मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस, मुख्य फोकस यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो मुख्य फोकस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपकी वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की दूरी होती है उसकी आधी दूरी पे होता है ये बिंदु, ठीक है। फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो मुख्य फोकस दिया हुआ है, मुख्य फोकस से P तक की दूरी यानी कि ध्रुव तक की दूरी जो होती है, ये वाली जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए भाई बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ गया है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने किसी दर्पण में कोई लाइट डाली, ठीक है, अब जब हमने उस पर लाइट डाली दूसरी तरफ से एक लाइट निकलेगी, परावर्तन हो जाएगा भाई। जब परावर्तन होगा दूसरी लाइट जहां पर लगेगी जाकर, उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, यानी उसकी इमेज बन गई। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप और भी समझ सकते हो, इमेज आपने सुना ही होगा, प्रतिबिंब हो सकता है ना सुना हो, पर इमेज आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि हमने जब मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते हैं तो उसे भी हम प्रतिबिंब ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, जो कि हम सामने एकदम से दर्पण के सामने खड़े होकर देख लेते हैं, उसे कहते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इन दोनों के बारे में, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं यानी कि रियल इमेज। तो जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी लाइट डालेंगे हम किसी दर्पण पर, तो जब वो परावर्तन होगा उसका, तो हमें दूसरी तरफ लाइट जाती हुई दिखाई देगी। तो जिस भी बिंदु पर वो लाइट जाकर टकराएगी तो हमें दिख जाएगा कि ये यहाँ पर लाइट टकरा रही है, तो उसे ही हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, तो वो उसे हम वास्तव में देख सकते हैं। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये इमेज जो होता है रियल में हमें दिखता नहीं है, इसका हम एक आभास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिनका हम आभास करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियमों की। तो गोलीय दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, ये बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हम ये बात जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण वे दर्पण होती हैं जो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, जिनका परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल ऊपर के लिए उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। बात आती है
इन पर हम किस प्रकार प्रतिबिंब बना सकते हैं, उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है कि जो किरणें परावर्तन के पहले मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी कि F से वास्तव में गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर यानी मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं। बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वे मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं, बट यहां पर ये रियल में नहीं गुजरती हैं, क्योंकि हमें पता है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। तो यहाँ पर इसका आभास हो रहा है कि लाइन यहाँ से काटेगी, तो कहने का मतलब ये यहाँ से इधर के लिए निकल जाएगी और ये F पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है ये भी, ठीक है। इसके दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो जो किरणें परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि जो किरणें परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से गुजरती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये किरण जो है मुख्य फोकस से गुजर रही है, इधर के लिए जा रही है, तो वे जब उनका परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। इसके समांतर आप इसे देख सकते हैं। वैसे ही अगर हम उत्तल दर्पण में आ जाएं तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर से किरण आ रही है जो कि मुख्य फोकस पर डायरेक्ट जा रही है, तो यहाँ से इधर के लिए आ रही है, यानी कि ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। देख लेते हैं इसका तीसरा नियम। तो जो किरणें परावर्तन से पहले वक्रता केंद्र से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती हैं। कहने का मतलब वक्रता केंद्र आपका ये है, ठीक है। अब जो भी किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं परावर्तन से पहले, मान लीजिए इधर से आ रही हैं ये, ठीक है, जब इनका परावर्तन हो जाएगा यहाँ पर आकर, फिर ये दोबारा वहीं से वापस हो जाएंगे। कहने का मतलब जो किरणें वक्रता केंद्र से गुजर रही हैं और परावर्तन के पश्चात वे उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। जैसा कि आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, ये किरण यहाँ से आ रही थी जो कि डायरेक्टली वक्रता केंद्र पर आ रही है, मगर यहाँ से वापस हो गई, ठीक है। अगला नियम आता है कि जो किरणें दर्पण के ध्रुव से टकराती हैं, वह परावर्तन के नियम अनुसार मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं अवतल दर्पण, तो कोई भी किरण, जो किरण डायरेक्टली ध्रुव से टकराती है, ध्रुव यानी कि P ये वाला बिंदु, तो यहाँ पर जो किरण आकर टकराएगी वो डायरेक्टली उतना ही कोण बना करके निकल जाएगी, जितना कोण मुख्य अक्ष से ये वाला जो कोण बनाती है, इस कोण के बराबर यहाँ पर ये कोण बना करके और नीचे से निकल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बात आती है उत्तल दर्पण की। तो जो किरणें डायरेक्टली ध्रुव पर टकराती हैं, वे किरणें उतना ही कोण बना करके जो है निकल जाती हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा बनता है। बिंदुवत का मतलब है एक बिंदु के साइज का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी हुई है। जब इसकी कोई किरण इधर पड़ेगी तो ये आपका मुख्य फोकस पे आकर गिरेगी, और इधर से जब पड़ेगी तो ये भी मुख्य फोकस पे जाकर गिरेगी। और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा, वास्तविक और एक बिंदुवत रूप का बन जाएगा, जो कि बिंदु F पर बनेगा। बात आती है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। यहाँ पर बात हो रही थी वस्तु जब अनंत पर थी, बात हो रही है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होती है, तो क्या होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य वास्तविक व उल्टा बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से वस्तु की जो प्रकाश है या किरण है वो जब अवतल दर्पण से परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस से
गुजरेगी। यहां पर देखा जाए दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो यहां पर जाकर आपके वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में इन दोनों का प्रतिबिंब बन जाएगा, वो भी उल्टा बनेगा। देखिए ये ए से रहा है, ये बी है, ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। तो यहां पर इसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा और छोटा बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक व उल्टा और बराबर बनेगा। यानी कि वक्रता केंद्र ये है सी, तो यहां पर कोई वस्तु मान लीजिए ये है ए बी, ए सिरा ये है, बी सिरा ये है। यहां से कोई प्रकाश किरण जब पड़ेगी अवतल दर्पण पर तो वो यहां से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी और यहां से डायरेक्टली जो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो यहां से परावर्तित हो जाएगी। तो यहां पर दोनों किरणें आकर के टकराएंगी, ठीक है। जब यहां पर दोनों किरण टकराएंगी तो एक बिंदु ये है, इस बिंदु का वक्रता केंद्र पर उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का मतलब कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब उसके बराबर व उल्टा बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जब वस्तु C व F के मध्य हो, कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस यानी कि मुख्य फोकस के मध्य हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के मध्य बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए जब वस्तु C और F के मध्य होती है तो वस्तु कौन सी है, A और B, A से लेकर B तक कोई वस्तु है इतनी बड़ी। अब उसकी प्रकाश किरण जब यहाँ पर पड़ेगी तो मुख्य फोकस से होकर किरण निकल जाएगी। मुख्य फोकस से डायरेक्टली जो किरण जाएगी वो नीचे होकर यहाँ पर आकर के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो जब यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे ये किरणें तो यहाँ पर बन जाएगा आपका उसका प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब जो है इससे बड़ा बनेगा, जो वस्तु है वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कहने का मतलब मध्य बनता है किसके, C और अनंत के। C का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है, बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। उल्टा आप देख सकते हैं ये B है, ये A है, यहाँ से A यहाँ से B, तो B नीचे पहुंच गया जबकि B ऊपर था। बात कर लेते हैं जब वस्तु F पर हो, यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और इसका प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा यानी कि अत्यधिक विवर्धित, बड़ा यानी कि विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। देखिए जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, जब कोई वस्तु A और B, वस्तु का एक सिरा A है एक सिरा B है, इस प्रकार रखी है। कहां पर रखी है, मुख्य फोकस पर रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर रखी हुई है। तो इसकी जो किरण पड़ेगी यहाँ पर तो इसका जो परावर्तन होगा तो यहाँ से मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी इसकी किरण जो यहाँ से पड़ेगी तो ये बिल्कुल आपके ध्रुव पर लगेगी जाके, तो यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा। यहाँ से इसका कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। बात ये आती है कि ये आगे जाकर कहीं अनंत पर जाकर के बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा इसका और ये दोनों मिल जाएंगे। अब उतना बड़ा बोर्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जब वस्तु F तथा P के मध्य हो, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य होती है, ठीक है। तो F और P के मध्य यानी यहाँ पर वस्तु है कोई, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये है A और ये है B, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब जब इन दोनों के मध्य में होती है F और P के, तो देखिए ये वस्तु रखी है, इसका यहाँ से कोई किरण इस पर पड़ेगी और ये परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से निकल जाएगी। अब दूसरी किरण जो आएगी वो ध्रुव से होकर के निकल जाएगी बराबर कोण बना करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे के लिए देखें तो ये और ज्यादा दूर होती जा रही है, और ज्यादा, अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इनमें फैसला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बात निष्कर्ष निकलता है कि आगे तो ये इसका प्रतिबिंब है वो बन ही नहीं सकता क्योंकि आगे ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित नहीं होंगे। तो हमें क्या इसका आभासी प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। पीछे के लिए दोनों को डॉटेड लाइन करके ले जाएंगे और यहाँ पर जाके दोनों मिल जाएंगे तो इनका ये प्रतिबिंब बन जाएगा, वो भी एकदम सीधा बनेगा। तो कहने का मतलब जब वस्तु P तथा F के मध्य होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और आभासी तथा सीधा बनेगा। चलिए तो अब आ गया है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अवतल दर्पणों के प्रयोग, यानी कि अवतल दर्पणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो देख लेते हैं। तो
सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो आप देखते हैं, जो वाहन जो रोडों पे बसें वगैरह है, ट्रक वगैरह है, जो उनकी लाइटें लगी होती हैं आगे, जो रात में जलती हैं, तो उनमें इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक समांतर किरणपुंज, शक्तिशाली किरणपुंज जो है प्राप्त हो। ठीक है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब देखिए, जो दंत विशेषज्ञ का मतलब है, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो जो मरीज होते हैं उनके आंखों का या फिर दांतों को देखने के लिए, ठीक है, दंत विशेषज्ञ तो भाई दांत ही देखेंगे, आंख थोड़ी देखेंगे। अब जो आंख वाले होंगे वो उसमें प्रयोग करेंगे, बट यहाँ पर जो है वो दांतों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अब देखिए, तीसरा आता है, इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो सेविंग वगैरह कराई जाती है, तो नाई की जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं उनमें इन दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। आगे बात आती है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो कंडीशन है। तो देखिए, पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए और बी, कोई वस्तु अनंत पर है। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत की स्थिति पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे छोटा और आभासी भाग सीधा बनेगा, यानी कि ये भी आभासी बनता है, बिल्कुल बिंदुवत कह सकते हो। देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक लाइट पड़ेगी, तो ये यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ से यानी कि मुख्य फोकस पर बिंदुवत हो जाएगी। इधर से अगर ये लाइट इधर से जाएगी, तो जब ये किरण जाएगी तो यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित हो जाएगी तो इन किरणों का मिलने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये पीछे इनका आभासी प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदुवत बन जाएगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब सीधे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो। अब देखिए, ध्रुव और अनंत के मध्य में जब कोई वस्तु होती है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के मध्य छोटा और आभासी व सीधा होता है। देखिए, जब ध्रुव और अनंत के मध्य कोई वस्तु ए और बी है, ठीक है, इसकी जब लाइट इधर पड़ेगी आपके उत्तल दर्पण पर, तो यहाँ से होकर प्रकाश परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो इसका जो ये लाइट पड़ेगी और परावर्तित होकर निकल जाएगी, तो यहाँ पर इसकी जो दोनों लाइटें हैं वो यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, बी ए, यानी कि ये वाला बन जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग की, यानी कि उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा इसका प्रकाश गली के काफी क्षेत्रफल पर पहुंच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई गली मोहल्ले में, किसी गली में या फिर गलियों में ज्यादातर लाइटें लगी होती हैं, जो इस प्रकार की लाइटें होती हैं, ऊपर से या फिर ऐसे करके लटकी होती हैं। तो उन लाइटों में आपका उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसके द्वारा वो प्रकाश जो है वो अत्यधिक जगह में, अधिक से अधिक जगह में जो है फैल सके। ठीक है ना। अब बात आता है अगला, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, जिसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए, उत्तल दर्पणों में क्या होता है कि पीछे का अधिक से अधिक क्षेत्रफल जो है दिख जाता है। अब ड्राइवर जब आगे देखेगा ऐसे करके, तो सामने से जो शीशा होगा, दर्पण होगा, अगर इसमें अधिक क्षेत्रफल आएगा तब ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो ये जो दर्पण होगा, ये दर्पण आपका जो है अवतल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें पीछे का अधिक क्षेत्रफल आ जाता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी गोलीय दर्पण पर अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो उस वस्तु की जो दूरी है वो प्लस रखनी है या माइनस रखनी है, और वस्तु जो है दर्पण के दाईं ओर रखनी है या बाईं ओर रखनी है। इन सभी नियमों को पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया है जो कि एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के हमेशा वस्तु रखी जाती है वो बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, वस्तु बाईं ओर रखी जाती है, और इसकी जो है बाईं ओर की जो दूरी होती है वो माइनस की होती है। कहां से?
आपके ध्रुव से दूरी मापी जाती है, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर ध्रुव रहता है और इसके दाईं ओर की जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस रखी जाती है, और जो इसके ऊपर जो दूरी हम मापते हैं वो प्लस होती है, बल्कि नीचे की जो दूरी होती है वह माइनस होती है। तो देखिए अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो पहले देखिए, बिंब सदैव, बिंब का मतलब होता है वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी कि रखी जाती है, या फिर ऐसे कह लो, या फिर रखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिंब और वस्तु एक ही बात है। दूसरा है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, यानी कि मूल बिंदु ई माना है, इसके दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, यानी कि इधर के लिए जो दूरियां मापी जाती हैं बाईं ओर वो सभी ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि इसके समांतर आती है, बिल्कुल कोई भी दूरी होती है इसके समांतर मापी जाती है, ठीक है, और वो भी दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। आगे देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष होता है हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं वे धनात्मक मापी जाती हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जो दूरियां हम नीचे के लिए मापते हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। तो चलिए इस सबको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम समझ लेते हैं दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u, जहां पर b इक्वल होता है प्रतिबिंब की दूरी, u इक्वल होता है बिंब की दूरी, f बराबर होता है फोकस दूरी, यानी कि ये आपका दर्पण का सूत्र है, ठीक है, जो कि हम दर्पण में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। अगर हमें u की दूरी पूछी गई है और b और f की अगर दूरी दी गई है तो हम u की दूरी निकाल लेते हैं। कहने का मतलब इसमें हम इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए, बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंब जो होता है वो मूल बिंदु से बाईं ओर की तरफ रखा जाता है, यानी कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो इसलिए उसकी जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। अब देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस होता है, वो हमेशा दाईं ओर होता है मूल बिंदु के। तो चलिए, उम्मीद करते हैं दर्पण सूत्र आपको समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न भय अपेक्षित विस्तार, जिससे ज्ञान होता है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कि कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चलता है कि बिंब प्रतिबिंब से कितना बड़ा है या फिर प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है। तो इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल होता है h डैश अपॉन h0, यानी कि जहां h डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और h0 का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। तो यहां पर देख लीजिए, एक और इनमें संबंध बनता है m इक्वल -b अपॉन u। -b का मतलब यहां पर हुआ कि प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब हुआ कि बिंब की दूरी, तो एक दूसरे संबंध ये वाला बनता है। तो हम कह सकते हैं m बराबर h डैश अपॉन h0 बराबर -b अपॉन u। ये इनका एक फॉर्मूला बन जाता है यहां से। चूंकि मैं एक बार और बता दूं, आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये पता चलता है आवर्धन के द्वारा। चलिए अब इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर h डैश आपका h0 से बड़ा होता है तो m बड़ा होता है 1 से, तो ये सब चीजें मैं लिख लेता हूं पहले। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अगर m इसका जो होता है वो ऋणात्मक आता है तो जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक होता है।
अगर m धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक जब होगा तो सीधी सी बात है मूल बिंदु से दाईं ओर होगा, जब मूल बिंदु से दाईं ओर होगा तो आभासी होगा, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से अब अगर प्लस है, अगर m प्लस आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो इस साइड में होगा, इस साइड में होने का मतलब है कि आभासी होगा, ठीक है। अब देखिए यदि h डैश बराबर है h0 के तो m बराबर होता है 1 के, तब प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। h डैश बड़ा होता है जब h0 से तो m बड़ा होगा 1 से, तब प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। अगर m 1 से ज्यादा आता है, m जो होता है वो 1 से ज्यादा आता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से बड़ा होता है। अगर m जो है वो 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है, ठीक। देखिए समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा प्लस वन ही रहता है, ठीक है, और यहाँ पर ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना बहुत अच्छे तरीके से आपको आवर्धन समझ में आ गया होगा। और अब हम एग्जाम्पल नंबर 10.1 देख लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण हमने बना लिया है। अब देखिए उत्तल दर्पण में जो बस है वो उसके सामने 5 मीटर की दूरी पर है। हम जानते हैं कि वस्तु को हमेशा, यहाँ पर जो बस है वो वस्तु के उसमें आ रही है, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। दर्पण के बाईं ओर हमने बस को रख दिया है। यहाँ पर मान लीजिए एक बस है, ठीक है, ये क्या है, बस है ये। अब बस जो है 5 मीटर की दूरी पर है तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आपकी दी हुई है 3 मीटर। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दाईं ओर ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगी और फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल आधी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 3/2, कहने मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर f जो आ गया है वो 1.5 मीटर लिख सकते हो या फिर 3/2 ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/2 मीटर। और ये आएगा प्लस का, क्योंकि ये दर्पण के मूल बिंदु से दाईं ओर है, ठीक है। u भी पता है हमें, ये भी पता है, तो हम दर्पण सूत्र से लिख लेते हैं। दर्पण सूत्र से ये होता है आपका 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो इसमें रख लीजिए, तो 1/f का मान कितना है 3/2, ठीक है, बराबर 1/b का मान लगाइए, तो b का मान है नहीं, निकालना है, तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का हो जाएगा। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ये इधर ले आओ तो प्लस का 1/5 हो जाएगा, बराबर 1/b। यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10 प्लस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा 1/b। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो 10 और 3 13/15 हो जाएगा, बराबर 1/b। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13b हो जाएगा, बराबर 15 एकम 15 हो जाएगा। कहने का मतलब b बराबर 15/13, ठीक है। ये आपका b का मान आ गया, यहाँ पर b का मान कितना आ गया 15/13 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका प्लस में आया है, प्लस में आया तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ बनेगा, दाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये बात पता चल गई कि इसका जो प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनेगा, ठीक है। अब हमें आगे निकालना है इसकी साइज और प्रकृति। तो देखिए m बराबर होता है -b/u, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो लगा दीजिए इसमें -b, तो माइनस का 15/13 हो जाएगा, ये अपॉन u का मान लगाओ इसमें, तो u का मान है आपका -5, है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 15/13 गुणा ये माइनस का 1/5, एक ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15 होता है, ठीक है। माइनस से माइनस जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा m बराबर 3/13। m बराबर 3/13 जब आ जाएगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कर देते हैं 13 से 3 को डिवाइड। जब 13 से हम 3 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 एकम 13 2 26 लगा सकते हो यहाँ पर, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 डालो, 13 3 39 होता है, 1 बच रहा है, 0 लगाओ,
नहीं बढ़ेगा, तो कहने का मतलब इतना ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 0.23, ठीक है। यानी कि m बराबर आ गया 0.23। यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि m जो है वो 1 के बराबर नहीं है, यहां पर m जो है वो कम है 1 से कम है। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आभासी सीधा तथा बिंब से छोटा बनेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जान लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण जब हम किसी पारदर्शी माध्यम पर डालते हैं, ठीक है, तो वह जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये माध्यम है ऊपर वायु, मतलब कि विरल माध्यम ऊपर वायु है, यहां से कोई किरण हमने डाली, ठीक है, ये आपका जो है जब हमने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण को प्रवेश कराया तो यहां पर देख लीजिए, ये होता है आपका आपतन बिंदु होता है। तो आपतन बिंदु से जो ये किरण है वो अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी प्रकाश की किरण को भेजते हैं तब जो किरण होती है वो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, अगर कहीं पर भी हम सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण को प्रवेश कराते हैं प्रकाश को, तब वह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है किरण जो है अपनी पथ से क्या है विचलित हो रही है और अविलंब से दूर हट रही है। तो यहाँ पर देखिए, I बराबर होता है आपतन कोण होता है और R बराबर होता है अपवर्तन कोण, यानी कि अपवर्तन होने के बाद जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देख लेते हैं अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, जैसा कि हम देख चुके हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक μ1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, μ1, तो μ जो है अपवर्तनांक को μ से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर n या μ दोनों से प्रदर्शित कर सकते हो, या फिर μ या n, इनसे प्रदर्शित किया जाता है अपवर्तनांक को, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो है बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितने गुना कम अथवा अधिक है। तो प्रकाश की चाल है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम है या अधिक है, तो ये बताती है। तो यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल B। म्यू या n से अपवर्तनांक को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिख सकते हो, अपवर्तनांक को म्यू या n से प्रदर्शित करते हैं। अपेक्षित अपवर्तनांक, एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अपेक्षित अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि एक की दूसरे के साथ अपेक्षा करता है, उसे हम अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला, इसकी तो कंडीशन होती है, पहला माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, दूसरा होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। पहले 1 के सापेक्ष करते हैं, फिर माध्यम 2 के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन में ओनली 2 माध्यम होते हैं, एक सरल माध्यम, एक विरल माध्यम।
हम कह सकते हैं माध्यम 1 माध्यम 2, ठीक है ना। तो यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहां पर देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष की बात की जाए वो आपका आगे रहेगा। जैसे कि आप कहा जा रहा है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो बात हो रही है माध्यम 1 के सापेक्ष की, तो 1 आगे रहेगा, ठीक है। और म्यू और एन, इसमें से आप 1 का प्रयोग कर सकते हो चाहो तो, या फिर म्यू लगाओ या एन लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि म्यू या एन का हो, बात अपवर्तनांक की है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 म्यू 2 या फिर 1 एन 2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहां पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी कि जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, जिसके सापेक्ष होगा, जिसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो नीचे आ जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक निकालने को कहा जाएगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 नीचे आ जाएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक और ऊपर पहुंच जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, बराबर माध्यम 2 का अपवर्तनांक का मतलब हुआ माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 का अपवर्तनांक मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो हमने ये देख लिया माध्यम 2 का अपवर्तनांक देख लिया 1 के सापेक्ष। अब हम देखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। देखिए तो यहां पर म्यू और एन, ये तो हम आपको बता चुके हैं, म्यू और एन जो होती है वो अपवर्तनांक के प्रतीक होते हैं, ठीक है, बराबर। अब कहा गया है माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष बात हो रही है यहां पर, तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक नीचे आएगा और ऊपर कौन सा आएगा, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, क्योंकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक ही पूछा जा रहा है, ठीक। तो जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो आगे आ जाएगा और जिसका अपवर्तनांक निकालना है पीछे आएगा। चलिए, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, क्योंकि माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएंगे कि अपेक्षित अपवर्तनांक निकालना है तो हमें निकालने पड़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, यानी क्रिटिकल एंगल। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम यानी कि कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में जाती है तो अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से अधिक होता है। जैसा कि ये बात तो हम जानते भी हैं। देखिए कोई भी किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका जो I ये वाला कोण होता है आपतन कोण, इससे अपवर्तन कोण हमेशा ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। जब अविलंब से दूर हटेगी तो R का मान I के मान से ज्यादा हो ही जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हो R जो है यहाँ पर बड़ा है I से, ठीक है। हाँ जी, अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब ये वाली जो किरण है इसे हम थोड़ा सा और इधर तिरछा कर दें, थोड़ा सा और इधर ले आए तो ये किरण कहां पहुंच जाएगी, ऊपर की जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल 90 डिग्री पहुंच जाएगी। क्या 90 डिग्री पहुंच जाएगी, बिल्कुल ये थोड़ी सी इधर के लिए झुक जाएगी। अब जब ये 90 डिग्री पहुंच जाएगी आपकी अपवर्तित किरण जब 90 डिग्री पे पहुंच जाएगी तो जो आपका ये आपतन कोण था जब 90 डिग्री पर, तो ये बन जाता है आपका क्रांतिक कोण। तब ये आपका क्रांतिक कोण बन जाता है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण कहते हैं इसे जो है C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो ये भी जान लेते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखिए यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम को क्रमशः 1 व 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम अनुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर sin I अपॉन sin R, ठीक है। स्नेल के नियम अनुसार हम इसे देख रहे हैं। तो जब आपतन कोण बराबर होगा आपके अपवर्तन कोण के, तब
अपवर्तन कोण आपका जो है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर sin c अपॉन sin 90। sin c यानी कि यहाँ पर क्रांतिक कोण आई की जगह पे क्रांतिक कोण बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब आपका अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, जब आपका कोण 90 डिग्री होगा अपवर्तन कोण, तो जो आपतन कोण है वो आपका क्रांतिक कोण बन जाता है, ये जानते हैं ना, अभी हमने बताया था। तो sin c अपॉन sin 90 हो जाएगा। sin c का sin c रहेगा, sin 90 का मान होता है 1, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे होंगे। तो हम जानते हैं माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर होता है 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यानी कि हम इसे अगर अपॉन में लिखना चाहें तो ये बदल जाते हैं, 2 की जगह पे 1 आ जाता है, 1 की जगह पे 2 पहुंच जाता है, ठीक है। हाँ, चूंकि 1 अपॉन माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर sin c हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल हाँ जी हो जाएगा बिल्कुल sin c 1 अपॉन, ठीक है 1n2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, बराबर हो जाएगा sin c, बिल्कुल सही है एकदम। अथवा हम लिख सकते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन sin c, अर्थात विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा 1 अपॉन क्रांतिक कोण, ठीक है ना, 1 अपॉन क्रांतिक कोण हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करें तो n बराबर 1 अपॉन sin c, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, यानी कि इन दोनों में संबंध निकल के आता है कि इनमें क्रांतिक कोण और आपके अपवर्तनांक में। क्रांतिक कोण आप कहोगे कहां पर है सर, तो देख लीजिए यहाँ पर c बना हुआ है, तो ये क्रांतिक कोण होता है। हम जान लेते हैं लेंस किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। एक या दोनों पृष्ठ, तो यहां पर हमें एक चीज जानना होगा पृष्ठ क्या होता है। तो पृष्ठ का मतलब होता है, देखिए जैसे कि आप इस कॉपी को देख पा रहे हैं, कॉपी को देख पा रहे हैं, अब देखिए कॉपी के 2 पृष्ठ होते हैं हमेशा, एक तो इधर का और एक इधर का, यानी कि एक ये वाला दूसरा ये वाला। तो लेंस के भी 2 पृष्ठ होते हैं इस प्रकार से, एक इधर का होगा एक इधर का होगा। अब इधर का गोलीय हो सकता है, ठीक है ना, या इधर का गोलीय हो सकता है, या फिर दोनों गोलीय हो सकते हैं। देखिए यानी कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर बात होती है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि लेंस तो हम समझ में आ गया है। देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, देखिए ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं। अभिसारित का मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके इन्हें फोकसित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में यानी कि चित्र में देख सकते हैं, देखिए ये एक आपका होता है अब उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से। उत्तल लेंस के जो बीच जो इसका केंद्र होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यहां पर हम बिल्कुल इसके लंबवत एक डॉटेड लाइन डालते हैं जिससे कि हमें पता चले ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब हम इधर से किसी कोई लाइट डालेंगे, जब हम कोई लाइट डालते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है लाइट का वो एक बिंदु पर जाकर के फोकसित हो जाती है, जिससे कि वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि लेंस में आपके 2 फोकस होते हैं और 2 वक्रता केंद्र होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो F1 यहाँ पर एक फोकस है, F2 यहाँ पर एक फोकस है, और देखिए यहाँ पर 2F2 ये एक वक्रता केंद्र है और यहाँ पर भी वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। देखिए ऐसे लेंस जो बीच में पतले यानी कि बिल्कुल विपरीत, यानी कि यहां पर तो बीच में मोटे हो रहे थे, अब यहां पर बीच में पतले हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, देखो बीच में पतले हो रहे हैं, बीच में मोटे हो रहे थे, तथा किनारों पर मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारित, अभिसारित का मतलब हमने आपको बताया कि एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस पर इन किरणों को ला करके फोकसित यानी इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल विपरीत करते हैं, यहाँ पर ये जो है इसके लिए फैला देता है,
ये किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जो होता है आभासी बनता है, क्योंकि हम अगर रियल में देखें तो ये कहीं से कहीं तक ये किरणें नहीं मिलेंगी, आपस में मिल ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो हमें इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा F1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो F1 to F1, ये तो मैंने जैसे बताया था आपको, F1 यहाँ पर फोकस बिंदु होगा और 2F1 यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी आपका मुख्य फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो आपका आभासी बनना है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना है वो रियल बनना है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों लेंस समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं लेंस का सूत्र, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो देखिए लेंस का सूत्र तथा आवर्धन, तो पहले लेंस सूत्र देख लीजिए। तो 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, जहां पर f इक्वल होता है आपका फोकस दूरी और देखिए b बराबर होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र O को कहते हैं, जो कि हमारे लेंस का केंद्र होता है, ठीक है ना। यानी कि मुख्य अक्ष का केंद्र जो होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, वहां से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए आवर्धन लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझिए आवर्धन, दूसरे तरीके से अगर हम कहना चाहें तो आवर्धन से ये पता चलता है कि वस्तु या फिर प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना है या फिर वस्तु प्रतिबिंब की कितनी गुना है, कौन किसका कितने गुना है, ये हमें आवर्धन के द्वारा पता चलता है। तो यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए आवर्धन m से इसे डिनोट करते हैं कि m से इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो h2 होती है और बिंब की लंबाई जो होती है वो h1 होती है। लंबाई या ऊंचाई बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं m बराबर h2/h1। देखिए एक दूसरा संबंध होता है m बराबर b/u, यानी यहाँ पर b का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो ये m के साथ इनका संबंध होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि m का इसके साथ h2/h1 ये संबंध है, इसके साथ ये संबंध है। तो कह सकते हैं m बराबर b/u बराबर h2/h1। तो ये आपका आवर्धन होता है। अब हम जान लेते हैं लेंस की क्षमता। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। थोड़ा समझिए यहाँ पर अभिसरण जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभिसरण का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करना, एक बिंदु पर फोकसित कर देना, ठीक है। और अपसरण का मतलब कि प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देना, ठीक है ना। तो उसकी मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जैसे कि P बराबर 1/f। बट यहाँ पर एक शर्त है कि f जो है यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। 1/f जब है जब f यहाँ पर मीटर में है, ठीक है। तो चलिए इसे भी बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो नियम अब हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष से गुजरेगी। जैसा कि आप देख सकते हो ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कोई किरण, ठीक है। तो ये अपवर्तन के पश्चात इसकी जो मुख्य अक्ष है उससे गुजर जाएगी। देखिए मुख्य अक्ष को काटती हुई जा रही है, ठीक है, और आपके दूसरे फोकस पर फोकसित हो जाएगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है, यानी कि जो इसी ओर जो दूसरा इसका मुख्य फोकस है उससे अपसारित होती प्रतीत होती है। यानी कि यहां से अपसारित होने का मतलब है यहां से ये किरण दोनों अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर F1 पर इनका जो है आभासी प्रतिबिंब कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहां पर देखिए कोई भी प्रकाश किरण आती है तो ऊपर के लिए चली जाती है, इधर से आएगी नीचे के लिए चली जाएगी,
ठीक है, और इनका आभासी प्रतिबिंब F1 पर बन जाएगा। तो अब हम अगला नियम देख लेते हैं, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण यानी कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। तो यहां पर देखिए उत्तल लेंस, देखिए तो देखिए यहां पर उत्तल लेंस से पहले जो किरण आ रही है, ठीक है, और वह मुख्य फोकस से गुजर रही है, तब वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम वैसा ही आपके अवतल लेंस में होता है। तो यहां पर भी कोई किरण जो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। अब हम इसका तीसरा नियम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ओनली 3 नियम दिए गए हैं। 3 नियम होते ही हैं। देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं। निर्गत का मतलब निकल जाती हैं बिना किसी परिवर्तन के। देखिए, जो आपके प्रकाशिक केंद्र पर जो किरण आती है वो डायरेक्टली वैसे ही चली जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है ना। चलिए जान लेते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना, इनकी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, जब वस्तु अनंत पर होती है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर होती है। तो यहां पर देखिए अनंत से किरणें आ रही हैं, इनका अपवर्तन होने के पश्चात ये F2 पर यानी कि द्वितीय फोकस पर जो है प्रतिबिंब बना देती है, ठीक है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर अत्यधिक छोटा, बिंदुवत, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो हम अगला देख लेते हैं, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के मध्य होती है। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य बनता है तथा इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है और यह वस्तु से छोटा होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, F2 और 2F2 के मध्य इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब देखो इससे छोटा बन रहा है, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस में बन रहा है। तो चलिए, तो अगला देख लीजिए, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बिल्कुल बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर देखिए, जब वस्तु 2F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है और यह वस्तु के समान वास्तविक व उल्टा बनता है। तो यहां पर देख लीजिए 2F2 पर बन रहा है और ये आपका F2 है, ठीक है। चलिए, अब अगला नियम देख लीजिए, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य होती है, 2F1 और F1 के मध्य में होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है 2F2 के पार बनता है जाकर। और देखिए यहां पर ये प्रतिबिंब इससे बड़ा होता है, ठीक है। देखिए, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से परे, 2F2 से परे का मतलब है 2F2 से दूर, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी कि बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अगला आ जाता है, जब वस्तु F1 पर होती है, जब वस्तु F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, देखिए इसका प्रतिबिंब आगे देखिए, ये दोनों लाइनें हमें पता नहीं चल रहा है कहां पर मिलेगी। देखो दोनों बराबर से चली जा रही, कहीं ना कहीं में थोड़ा सा झुकाव एक तरफ दोनों का एक दूसरे की तरफ हो रहा है, बट हमें पता नहीं है वो कहां पर होगा। अनंत पर जाकर कहीं बहुत ऐसे कम से कम 10-15 व्हाइट बोर्ड लगाने पड़ जाएंगे, तब कहीं पर जाकर इसका जो है मिलाप हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेंगे जाकर, तो इनका प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनेगा जाकर। तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आखिरी नियम देख लीजिए, यानी कि जब वस्तु F1 तथा O के मध्य होती है, देखिए जब वस्तु F1 तथा O के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु की ओर 2F1 से परे बनता है और वस्तु से बड़ा व आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी का मतलब इसके पीछे बन जाता है। देखिए यहां पर ये कोई वस्तु रखी है, जब यहां पर इसका अपवर्तन होगा, ठीक है, तो ये किरणें इस प्रकार से चली जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि दूर के लिए हट रही है दूसरे से, जब एक दूसरे से ये दूर हट रही है तो ये बात तो पक्का है कि आगे कहीं पर जाकर नहीं मिलेगी ये,
जब ये आगे नहीं मिलेंगे तो हमने क्या है, एक इमेजिनरी दो लाइनें पीछे की डाली, पीछे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों टकरा रही है, तो कहने का मतलब ये जो है प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब हम इसका आभास कर रहे हैं, रियल में नहीं है, आभास कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर बनता है तथा अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा बनता है। देख लीजिए, जब वस्तु जो थी अनंत पर होती है, यानी अनंत से किरणें जब आती हैं तो इस प्रकार से निकल जाती हैं अपसारित होकर। अगर इनका प्रतिबिंब देखा जाए तो रियल में तो बन नहीं सकता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, क्योंकि ये देखिए किरणें दोनों दूर दूर जा रही हैं। अब ये कहीं मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, हमें पीछे आना पड़ेगा बैक गियर में। तो जब बैक गियर में आएंगे तो पीछे में आभासी प्रतिबिंब देखना पड़ेगा इसका। तो आभासी प्रतिबिंब आपका F1 पर टकरा रही है, दोनों किरणें एक साथ मिल रही है, ठीक है। तो F1 पर इनका जो है आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, वो भी बिंदुवत अत्यधिक छोटा। तो अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है जब वस्तु अनंत व O के मध्य होती है। जब वस्तु अनंत व O के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब F1 व O के मध्य बनता है और यह वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वस्तु है कोई, अनंत व O के मध्य है, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी और दूसरी किरण जो डाली जाएगी वो ओनली आपके डायरेक्टली प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो किरणें हैं वो टकरा रही है दूसरे से, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा F1 व O के मध्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।